नमस्कार दोस्तों। छठी शताब्दी का भारत एक ऐसा कालखंड जब रणभूमि में उड़ती धूल सूर्य के प्रकाश को भी निगल जाती थी। अंधकार का युग, जहां उत्तर भारत की भूमि निरंतर रक्तपात की साक्षी बन रही थी। बिल्कुल, उस समय सम्राट हर्षवर्धन का विजय रथ अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। हिमालय के श्वेत शिखरों से लेकर नर्मदा नदी के शांत तटों तक हर दिशा, हर राज्य उनके प्रताप के समक्ष नतमस्तक था। जी हाँ, उनकी सैन्य शक्ति इतनी विशाल थी कि उन्हें सकल उत्तरापथनाथ अर्थात संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी कहा जाता था। परंतु विंध्य पर्वत के घने वनों के ठीक दक्षिण में एक ऐसी अदम्य शक्ति आकार ले रही थी जिसने भारतीय इतिहास की पूरी धारा को ही पलट कर रख दिया। एक ऐसा शूरवीर जिसने उसी अजेय सकल उत्तरापथनाथ का घमंड नर्मदा के उफनते जल में डुबो दिया। सत्य कहा। और आज की यह गहन चर्चा महान कवि रवि कीर्ति के साक्ष्यों पर आधारित हमारी ऐतिहासिक प्रस्तुति दक्षिण का शेर पुलकेशिन द्वितीय की उसी शौर्य गाथा को समझने का एक प्रयास है। ये गाथा मात्र एक साम्राज्य के विस्तार की सामान्य कथा नहीं है। ये उस महान रणनीतिकार के जीवन के उन संघर्षों का अध्ययन है जिसने दक्षिण भारत को एक स्वतंत्र और सुदृढ़ पहचान दी। रवि कीर्ति कोई साधारण दरबारी नहीं थे, वे स्वयं इस शौर्य के प्रत्यक्ष साक्षी थे। तो मुझे एक बात अत्यंत विस्मयकारी लगती है। जो महानायक आगे चलकर संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी शक्ति का परिचय देने वाला था, उसका अपना बचपन तो अत्यंत असुरक्षित था। असुरक्षित, मेरा मानना है कि वो मृत्यु की निरंतर छाया में बीत रहा था। देखिए, जब उनके पिता कीर्तिवर्मन की मृत्यु हुई तब पुलकेशिन की आयु अत्यंत कम थी। राज्य का संपूर्ण भार उनके चाचा मंगलेश के हाथों में आ गया। क्या सत्ता का लोभ रक्त के संबंधों से भी अधिक प्रबल होता है? सत्ता का चरित्र ही ऐसा है, वो मनुष्य की मति को पूर्णतः भ्रमित कर देता है। मंगलेश के साथ ठीक वैसा ही हुआ। जो राज्य उन्हें मात्र एक रक्षक के रूप में सौंपा गया था, वे उसे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझने लगे। और जब पुलकेशिन वयस्क हुए, जब उन्होंने अपना न्याय संगत अधिकार मांगा, तब मंगलेश ने उन्हें उत्तराधिकार से वंचित करने का अत्यंत क्रूर षड्यंत्र रचा। मंगलेश चाहता था कि चालुक्य वंश की गद्दी उसके अपने पुत्र को मिले, और इसके लिए वो अपने ही भतीजे के प्राण लेने को भी तत्पर था। ये तो अत्यंत भयानक स्थिति है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि एक युवा राजकुमार जिसके पास न अपनी कोई सेना है, न धन, और जिसका अपना ही चाचा उसकी हत्या का षड्यंत्र रच रहा हो, वो भला इस चक्रव्यूह से जीवित कैसे बाहर निकला? यहीं पर पुलकेशिन ने एक साधारण राजकुमार से एक चतुर रणनीतिकार में अपना परिवर्तन किया। उन्होंने राजमहल में बैठकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने एक अत्यंत कठोर निर्णय लिया, अपनी ही राजधानी वातापी को त्यागने का। वे वनों में अज्ञातवास में चले गए। उन घने वनों और दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर उन्होंने उन सामंतों को खोजना आरंभ किया जो मंगलेश के अत्याचारों से रुष्ट थे। सामंत अर्थात वे क्षेत्रीय नेता जिनकी अपनी सेनाएं होती हैं। तो पुलकेशिन ने उनके असंतोष को एक दिशा दी। जी हाँ, उनकी निष्ठा को अपने पक्ष में कर लिया। अर्थात उन्होंने शून्य से शुरुआत करके अपने ही साम्राज्य के भीतर एक समानांतर सत्ता खड़ी कर दी, बिना किसी संसाधन के, केवल अपने विश्वास के बल पर। इस विद्रोही रणनीति का परिणाम क्या हुआ? परिणाम एक अत्यंत भीषण गृहयुद्ध के रूप में सामने आया। पुलकेशिन की वह नई सेना और मंगलेश की शाही सेना के मध्य भयंकर संग्राम हुआ। उस युद्ध में मंगलेश पराजित हुआ और मारा गया। चाचा का अंत? इस घटना ने पुलकेशिन को उनका वास्तविक सिंहासन तो दिला दिया, परंतु क्या अपनों से मिले इस भीषण धोखे ने ही उन्हें एक कठोर शासक बना दिया? पूर्णतः। इस विश्वासघात ने उनके मस्तिष्क पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि रणभूमि में किसी बाहरी शत्रु को पराजित करना कदाचित सरल हो सकता है, क्योंकि शत्रु सामने खड़ा होता है। बिल्कुल, परंतु एक साम्राज्य को अपनों के ही षड्यंत्रों से बचाकर रखना सर्वाधिक कठिन कार्य है। मंगलेश के धोखे ने उनके भीतर की कोमलता को समाप्त कर दिया। वे जानते थे कि केवल असीम शक्ति ही सुरक्षा का एकमात्र मार्ग है। सिंहासन सुरक्षित कर लेने के पश्चात भी शांति कहाँ थी? जैसे ही उन्होंने राजमुकुट धारण किया, उन्होंने पाया कि उनका साम्राज्य भयंकर शत्रुओं से घिरा हुआ है। उनके पड़ोसी राज्य कदंब और गंग
चालुक्यों की इस आंतरिक उथल-पुथल का लाभ उठाना चाहते थे, परंतु पुलकेशिन ने तुरंत उन दोनों को पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया। इन पारंपरिक युद्धों के मध्य मुझे जिस सैन्य अभियान ने सबसे अधिक चकित किया है वह है कोंकण के मौर्यों के विरुद्ध उनका अभियान। मौर्यों की नौसेना अत्यंत सुदृढ़ थी वे समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्वयं को अजेय मानते थे। और चालुक्य तो मुख्य रूप से मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के शासक थे। उन्होंने जलमार्ग पर यह असंभव युद्ध कैसे लड़ा? यह एक अत्यंत तार्किक प्रश्न है। तत्कालीन युद्ध प्रणाली हाथियों और अश्वारोहियों पर निर्भर करती थी, परंतु पुलकेशिन समझते थे कि पश्चिमी तट पर आधिपत्य के लिए भूमि मार्ग से आक्रमण सर्वथा विफल होगा। मौर्यों के पास समुद्र का अभेद्य रक्षा कवच था। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत साहसिक निर्णय लिया, अपनी स्वयं की एक विशाल नौसेना का निर्माण करने का। उन्होंने पोत निर्माताओं को एकत्रित किया और एक ऐसी जल सेना तैयार की जो अरब सागर की लहरों को चीर सके। अद्भुत! यह रणनीति तो अपने युग से सदियों आगे की प्रतीत होती है। और रविकीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति में इस विजय का वर्णन अत्यंत काव्यात्मक रूप में है। चालुक्य नौसेना ने पुरी नगर को, जिसे आज हम एलिफेंटा कहते हैं, इस प्रकार जीत लिया मानो उन्होंने समुद्र की लक्ष्मी का ही वर्ण कर लिया हो। एक भूमि आधारित साम्राज्य रातों रात समुद्री युद्ध विद्या में महारत हासिल कर ले, ये चमत्कार है। इसके लिए अपार आर्थिक संसाधन और उन्नत इंजीनियरिंग की आवश्यकता रही होगी, जो ये स्पष्ट करते हैं कि पुलकेशिन मात्र तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, वे भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों का रणनीतिक उपयोग करना जानते थे। और इसी बहुमुखी सैन्य प्रतिभा ने उस महासंग्राम की पृष्ठभूमि तैयार की जो भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। दक्षिण में स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात पुलकेशिन का सामना उस युग की सबसे भयंकर चुनौती से होना निश्चित था। सम्राट हर्षवर्धन। वर्ष 618 एक और उत्तर का स्वामी हर्षवर्धन अपनी लाखों की सेना लेकर विंध्य पर्वत को पार कर दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। हर्षवर्धन की सेना उस समय पूर्णतः अजेय मानी जाती थी। उनके पास हाथियों की एक ऐसी विशाल वाहिनी थी जो किसी भी शत्रु की रक्षा पंक्ति को रौंद सकती थी। जब वे चलते थे तो धरती कांपती थी। यदि यह युद्ध किसी विस्तृत खुले मैदानी क्षेत्र में लड़ा गया होता तो बिना किसी संदेह के हर्षवर्धन की विशालकाय सेना चालुक्यों को कुचल देती। संसाधनों के मामले में चालुक्य सेना बहुत छोटी थी। तो फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? एक छोटी सेना ने उस हाथी वाहिनी को कैसे पराजित किया? यहीं पर पुलकेशिन ने बाहुबल के स्थान पर अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने युद्ध के लिए नर्मदा नदी के तट को चुना। नर्मदा का वो क्षेत्र, वो तो समतल नहीं है, वो ऊबड़-खाबड़, पथरीला और अत्यंत संकरी घाटियों से भरा हुआ है। बिल्कुल। इसे समझने का प्रयास करें। मान लीजिए किसी विशालकाय हाथी को अत्यंत संकरी और घुमावदार घाटी में फंसा दिया जाए। ऐसे स्थान पर उस हाथी का भारी वजन ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाएगा। अर्थात पुलकेशिन ने हर्षवर्धन की उस भारी भरकम सेना को उन संकरे पहाड़ी रास्तों में उलझा दिया जहां उनकी गतिशीलता पूर्णतः समाप्त हो गई। शत्रु के सबसे बड़ी शक्ति को ही उसकी दुर्बलता में बदल दिया। हर्षवर्धन के महाकाय हाथी उन संकरी जगहों पर मुड़ भी नहीं सकते थे। चालुक्य सेना ने ऊंचे स्थानों से उन पर तीरों और भालों की निरंतर वर्षा आरंभ कर दी। हाथियों में भयंकर भगदड़ मच गई होगी। वे भयभीत होकर पीछे की ओर भागने लगे, अपनी ही सेना के सैनिकों को निर्दयता से रौंदने लगे। भयंकर विनाश था वो। नर्मदा का जल उस दिन सैनिकों के रक्त से लाल हो गया। अजय माने जाने वाले सम्राट हर्षवर्धन को अपने जीवन की सबसे भयानक पराजय का सामना करना पड़ा, और इस अद्वितीय विजय के पश्चात ही पुलकेशिन ने स्वयं को परमेश्वर की सर्वोच्च उपाधि से अलंकृत किया। ये युद्ध केवल दो राजाओं का टकराव नहीं था, ये पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य का निर्णय था। नर्मदा नदी एक अमिट विभाजक रेखा बन गई। सत्य है, उत्तर और दक्षिण भारत दो सर्वथा भिन्न राजनीतिक महाशक्तियों के रूप में स्थापित हो गए। हर्षवर्धन का साम्राज्य नर्मदा के उत्तर तक सीमित रह गया। रणभूमि में जो राजा साक्षात मृत्यु के समान भयंकर प्रतीत होता था, उसके व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू भी था। शांति के समय में वो एक महान कला प्रेमी था।
चीनी यात्री वेंग सैंग के विवरण हमें एक बिल्कुल अलग ही चित्र दिखाते हैं। वेनसांग के यात्रा विवरण एक अमूल्य धरोहर हैं। उसने स्पष्ट लिखा है कि चालुक्य राज्य के नागरिक अत्यंत स्वाभिमानी और युद्ध प्रिय थे। यदि कोई उनका अपमान करता तो वे मृत्यु तक प्रतिशोध लेते थे। परंतु यदि कोई उनसे सहायता मांगता तो वे अपने प्राणों की बाजी लगा देते थे। वेनसांग ने यह भी दर्ज किया है कि चालुक्य सैनिक युद्ध से पूर्व अपने हाथियों को मदिरा पिलाते थे ताकि वे रणभूमि में और भी अधिक उग्र हो जाएं। और वास्तुकला के क्षेत्र में तो ये कालखंडिक स्वर्णिम युग सिद्ध हुआ। बादामी की गुफाओं के वे जटिल निर्माण और ऐहोल के वे भव्य पाषाण मंदिर, पाषाण को तराश कर इतनी जीवंत आकृतियां बनाना दर्शाता है कि कला का कितना सम्मान था। परंतु मुझे सबसे अधिक विस्मय इस बात पर होता है कि पुलिकेशिन ने अपनी सीमाओं से बहुत दूर फारस के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में अपने विशेष दूत भेजे थे, आधुनिक ईरान तक। ये संपर्क कैसे हुआ? शक्ति था। वहां अपने दूत भेजना प्रमाणित करता है कि पुलकेशिन अपनी स्थिति केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों को सुरक्षित कर रहे थे। अजंता की गुफाओं में एक प्रसिद्ध भित्ति चित्र है जिसमें चालुक्य दरबार में फारसी दूतों का स्वागत करते हुए दर्शाया गया है। ये दर्शाता है कि पुलकेशिन का दृष्टिकोण पूर्णतः वैश्विक था। सैन्य शक्ति का उच्चतम स्तर, वास्तुकला का स्वर्णिम विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहरी समझ, ये सब उन्हें एक महानतम शासक बनाते हैं। परंतु नियति का चक्र अत्यंत क्रूर होता है। जो सूर्य मध्याह्न में सबसे अधिक तपता है उसे भी संध्या के समय अस्त होना ही पड़ता है। चालुक्य वंश की उनके पड़ोसी पल्लव वंश के साथ एक बहुत लंबी और रक्त रंजित शत्रुता चली आ रही थी। और अंततः ये शत्रुता एक भयानक त्रासदी में परिवर्तित हो गई। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने पूर्वजों की पराजय का प्रतिशोध लेने का दृढ़ संकल्प लिया था। वर्ष 642 ईस्वी पल्लवों की एक अत्यंत विशाल और विनाशकारी सेना ने चालुक्यों की प्राणप्रिय राजधानी वातापी पर एक भयंकर आक्रमण कर दिया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह पूर्ण विनाश का अभियान था। वो एक अत्यंत भीषण संग्राम था। अपनी अंतिम सांस तक अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। उनका वो प्रिय शहर, वो वातापी, जिसे उन्होंने अपने अथक परिश्रम और असीम प्रेम से सजाया था, पल्लवों द्वारा निर्दयता से जला दिया गया। भव्य मंदिर, महल, सब कुछ अग्नि की लपटों में भस्म हो गया। ये इतिहास के सबसे हृदय विदारक क्षणों में से एक है। वातापी के पतन के साथ ही चालुक्य साम्राज्य कुछ समय के लिए अंधकार में डूब गया। नरसिंह वर्मन ने स्वयं को वातापी कोंडा अर्थात वातापी के विजेता की उपाधि दी। भले ही वातापी उस दिन जलकर राख हो गया हो, भले ही उस भीषण संग्राम में पुलकेशिन द्वितीय रणभूमि में गिर पड़े हों, परंतु उन्होंने दक्षिण भारत को जो अदम्य राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान दी, वो उस अग्नि में भस्म नहीं हो सकी। वो पहचान आज भी उसी गौरव के साथ हमारे इतिहास में जीवित है। अंत में श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना आवश्यक प्रतीत होता है। क्या किसी महान शासक की असली विरासत उसके अंतिम युद्ध के परिणाम से तय होती है, या फिर उस अमर पहचान से जो वो अपने पीछे आने वाली असंख्य सदियों के लिए छोड़ जाता है? यदि इस ऐतिहासिक नायक की गाथा ने उनके उस असीम साहस और अंतिम श्वास तक किए गए उनके बलिदान ने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, इसे शेयर करें, अपने अमूल्य विचार कमेंट में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास की ऐसी ही भव्य और अनकही कहानियां निरंतर आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।